नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं अनुपात समानुपात की चौथी क्लास को लेकर, जिसमें हम कुछ इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। पिछली क्लासेज में हम देख चुके थे कि अनुपात क्या होता है और अनुपात को किस तरीके से हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हुए इस तरीके के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या होगा कि अनुपात जो है वो 2 बार दिया गया। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको जो अनुपात है इनका अलग अलग दिया गया है। पहले हमसे कहा गया है पी और क्यू का अनुपात। पी और क्यू का जो अनुपात है वो दे रखा है 2:3। उसके बाद Q और R का अनुपात, यानी ये Q और ये R। Q का अनुपात 4 है और R का अनुपात कितना है 5। तो इनका जो अलग अलग अनुपात है, हम क्या एक काम करते हैं, तीनों का कंबाइंड अनुपात निकाल लेते हैं, P, Q और R। तो कंबाइंड अनुपात निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा है कि इनका हम जो कंबाइंड अनुपात है वो कैसे निकाल सकते हैं। देखो, पहले इनको इस तरीके से लिखा PQ और ये QR। तो जो जगह खाली इसमें पड़ोसी को लाओ, यहाँ 3 और यहाँ कितना 4। ये हो गया 2 चौके 8 और ये हो गया 3 चौके 12 और ये 5 तिया 15। अब यहाँ पर हमसे तीनों का अनुपात नहीं पूछा है, P का अनुपात जो है वो पूछा है R से। P का R से क्या अनुपात होगा? तो P तो 8 है और R कितना है 15 है। तो P का जो R से अनुपात है वो कितना है 8:15 है। तो हम यहाँ पर इन दो के अलग अलग अनुपात को पहले कंबाइंड करके तीनों का मिक्स अनुपात निकाल लेते हैं। 8:12:15। यहाँ पर हमें P और R का अनुपात चाहिए, जो हो गया 8:15। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था अनुपात का। इसी तरीके का जैसे ये क्वेश्चन है आय और व्यय। आय का मतलब होता है आपने कितना कमाया और व्यय का मतलब होता है कि आपने कितना खर्च किया। इन दोनों का जो अनुपात है वो है 9:5। आय में 40% की वृद्धि हो जाती है और व्यय में 10% की कमी हो जाती है। यदि प्रारंभिक आय 45,000 है तो अंतिम बचत क्या है? देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन जो है, आपको जो अनुपात दिया गया, यदि आप अनुपात को कहीं सॉल्यूशन कर रहे हैं और आपकी जो वैल्यू है वो माइनस में जाती है, आपको लगती है कि इसका माइनस में मान जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, आय में 40% की वृद्धि। 40% की वृद्धि का मतलब जो आय है वो 140% हो गई। वृद्धि है तो 140, कमी होती तो 60%। तो आय में 40% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब आपकी जो आय है वो हो गई 140%। तो यदि आय 140% हो गई तो जब आप आय कितनी हमारी 9, अनुपात के हिसाब से जो हमारी आय है वो 9 है। तो 9 का जब 140% निकालने जाओगे तो आपको पता है कि पॉइंटम जाएगा। 9 गुणा 140/100 करेंगे तो पॉइंटम जाएगा। तो हम इनमें पॉइंट से बचने के लिए एक काम कर सकते हैं। ये जो अनुपात है इसको आप 9 ना लिख करके 90 लिख सकते हैं, 900 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। तो जैसे हमारा एक तो था आय और एक था व्यय, तो ये था 9 और ये था 5। तो हमारा आगे का सॉल्यूशन पॉइंटों में ना जाए, इसलिए मैंने ये तो कर दिया 90 और ये कर दिया 50। अनुपात में हम गुणा भाग आपस में कर सकते हैं, उसका कोई आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। 9 को अगर हमने 10 से गुणा करके 90 किया है तो ये भी 10 से गुणा होकर के 50 हो गया। तो अब आगे की जो कैलकुलेशन है वो बिना पॉइंट के चलेगी। क्वेश्चन कहता है आय में 40% की वृद्धि हो जाती है। यदि आय में 40% की वृद्धि हो गई तो इसका 140% निकाल दो। तो 9 गुणा 140/100, सॉरी 9 नहीं 90। तो 2 जीरो ये कटी गई, तो 14 9 126। तो बताओ हमारी जो आय थी वो कितनी है 126। तब कोई दिक्कत? जैसा क्वेश्चन ने कहा, क्वेश्चन ने कहा 40% वृद्धि करो, तो हमने 40% वृद्धि कर दी, यानी कि 90 गुणा 140/100 कर दिया। तो अपनी जो आय आ गई वो 126 आ गई। आगे क्वेश्चन ने कहा व्यय में 10% की कमी करो। अब कमी है तो घटा करके गुणा। तो अगर 10% की कमी हो गई तो इसका मतलब हमें कितना चाहिए 90% चाहिए। तो इसका 90% निकाल दो। तो 9 पंजे 45। इसका मतलब कमाता तो 126 है और खर्च कितने करता है 45। पहले कमाता तो कितना था 90 और खर्च कितने करता है 50। तो हमें पहले भी पता है कितने कमाता कितने खर्च करता, अब का भी पता है कि वो कितने कमाता है और कितने खर्च करता है। क्वेश्चन कह रहा है उसकी प्रारंभिक जो आय है वो 45,000 है और अंतिम बचत ज्ञात करनी है। तो प्रारंभिक आय 45,000। देखो, जो क्वेश्चन में दिया है उसको नीचे लिखो, बचत के नीचे बचत, आय के नीचे आय और व्यय के नीचे व्यय। तो पहले जो उसकी कमाई थी वो 45,000 थी और हमारी पहले की कमाई कितनी है 90 है।
हमारी पहले की कमाई कितनी है? 90 है। तो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू बता सकते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी हो गई। तो यहाँ पर हमारी आय के नीचे आय गुणा उसने जो पूछा है, हमसे बचत पूछी गई है, वो भी अंतिम वाली, यानी कि यहाँ की बचत पूछी गई। तो बताओ यहाँ की बचत कितनी हो गई? 126 कमाता है, 45 खर्च करता है, तो 126 में से 45 घटा दो तो जो बच गया वो उसकी बचत है। अगर हम 126 में से 5 घटाएं तो 121, और 121 100 तो ये बच गया कितना? 81। कितना बच जाएगा? 81। यानी कि हमें कितने का मान चाहिए? 81 का मान चाहिए। दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, कमाता कितना है? 90, खर्च कितने करता है? 50। वो कहता है कमाई को 140% बढ़ा दो, तो हमने इसका 140 कर दिया, 40% बढ़ा दिया। इसको 10% घटा दो तो हमने इसका 90% निकाल दिया। यानी कि अब अंतिम समय वो 126 कमाता है, 45 खर्च करता है, तो बचाता कितना है? 81 रुपए। तो जो वैल्यू क्वेश्चन में दी जाती है उसके नीचे उसी को रखो, जो ऊपर है वही नीचे है, जैसा ऊपर है ऐसा ही नीचे, जैसा ऊपर से होगा वैसा ही नीचे से होगा। ऊपर 45,000 जो है ये क्या है? कमाई है, तो हम भी नीचे कमाई रखेंगे। ये पहले की कमाई है तो हम भी पहले की कमाई रखेंगे। तो 45,000 बटे 90 गुणा में जो पूछा गया है, हमसे अंतिम बचत पूछी गई है, तो लास्ट की जो आप बचत है वो 81 रुपए की, तो 81 का मान पूछा गया। इसको काट दो, 9 से 9 कट गया, और 9 पंजे 45, तो कितना हो गया? 500। 5 से गुणा कर दो, 2 जीरो की 2 जीरो, 5 एकम 5 और 5 अठे 40, तो कितना हो गया? 40,500। इसका आंसर आ गया 40,500। कुछ नहीं किया, जैसा उसने कहा ऐसे ही वृद्धि की, वृद्धि करके उसने जो पूछा वो गुणा, और जो दिया है वही ऊपर और वही नीचे। पहले की आय दे रखी है तो बटे पहले की आय, पहले का वे दे रखा होता तो बटे कितना? 50। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सोल्व करना। राम और श्याम के वेतन का अनुपात 8:5 है। यदि राम और श्याम के वेतन में 2600 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि इसका वेतन भी 2600 रुपए बढ़ जाता है और दूसरे वाले का वेतन भी 2600 रुपए बढ़ जाता है, तो नया अनुपात जो है वो 15:11 हो जाता है। नया अनुपात कितने का हो जाता है? 15:11 का हो जाता है। तो देखिए इसके एक तरीका बता देता हूं आपको कैसे करना है। तो श्याम का जैसे वेतन ज्ञात करना है, तो जो वेतन है ना उसके साथ में एक्स लगाओ पहले। 8:5 है तो ये 8x हो गया और ये 5x हो गया। कुछ नहीं करना, जो पूछा है उसके साथ में एक्स लगाओ, लगा दिया। हमसे वेतन पूछा है तो वेतन जो है जैसे 8 है तो 8x, 5 है तो 5x। अब हमसे कहा है कि 2600 रुपए की वृद्धि, तो वृद्धि को मतलब प्लस कर दो। इसमें भी 2600 रुपए की वृद्धि हुई है और इसमें भी कितने की वृद्धि हुई है? 2600 की। ऐसा जब हमने किया तो ये वाला जो अनुपात था ये बन गया 15:11। बताओ कोई दिक्कत? जो पहले का अनुपात था उसके साथ एक्स लगाया, 2600 की वृद्धि हुई तो प्लस, कमी होती तो माइनस। ये वाला जो अनुपात है ये हो गया 15:11। तो अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, तो ये हो गया 15/11। अब इसको सोल्व करो, हम क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं। 11 8 88x प्लस 11 6 66, 6 बच गया, 11 दूनी 22 और 6 28। इसका गुणा कर दो 15 से, 15 5 75, इसका गुणा करेंगे 15 6 90, तो 9 बच गया, 15 दूनी 30 और 9 39। अब इसको सोल्व करो, 75x इधर लाओ, 88x में से 75x माइनस हो जाएगा। 39,000 है ही पहले से ही, 28,600 माइनस हो जाएगा, इसको माइनस कर दो। 88x में से 75x गया तो कितना बच गया? 13x बराबर 39,000 में से 28,600 घटा दो। 39,000 में से 28,000 गया तो ये बच गया 11, और 11 में से 600 और घटा दो 10,400। x की वैल्यू चाहिए तो 13 चला गया कहां? बटे में, तो 13 8 104, तो कितना हो गया? 800। तो x का मान 800 आ गया। अब उसने किसका वेतन पूछा है? श्याम का। श्याम का कौन सा है? 5x, तो यानी कि 800 का गुणा 5 से, तो 8 पंजे 40, कितने हो गया? 4000। दोबारा देखो, जो पहले का अनुपात है उसके साथ x लगाओ। वेतन में वृद्धि हुई है तो जोड़ दो, कमी हुई है तो माइनस कर दो। ये जब आप कर लोगे तो इसको रख देना दूसरे अनुपात के बराबर। दूसरा अनुपात है 15:11,
11, तो हमने इसको रख दिया सामने 15/। तो जो श्याम का वेतन है वो कितना हो जाएगा, तो इसको क्रॉस मल्टीपल करके x का मान निकाला, x का मान आ गया 800। जिसका वेतन पूछा है उसके साथ x की वैल्यू रख दो। श्याम का पूछा है तो श्याम का था 5x, तो 5 गुणा x यानी कि 5 गुणा 800, तो कितना हो गया 4000। तो इसकी जो वैल्यू आ गई कितने रुपए आ गई 4। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ए और बी की मासिक आय 3:4 है और जो मासिक व्यय है वो है 2:3। तो यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 6000 रुपए बचाता है तो बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखो इनकी जो आय थी ए की और बी की, ए तो कमाता था 3 और बी कमाता था 4। अब इनका जो व्यय है, जो इनका खर्च है, इसका खर्च है 2 का और इसका खर्च है 3 का। इनको जो बचत है वो दोनों को बचत है कितने की 6000 की। ये भी 6000 बचाता है, ये भी 6000 बचाता है, दोनों बराबर बचाते हैं। देखो एक और तरीका बता देता हूं जिससे थोड़ा आसान हो जाएगा। बाकी पहले वाला तरीका जो है वो बेसिक था कि किसी भी क्वेश्चन को उस तरीके से कर सकते। जैसे इस क्वेश्चन को पहले वाले तरीके से करते तो ये तो 3:4 है तो इसके साथ x लगाओ, 3x/4x। अब जो बचत है, जो वृद्धि है, कमी है, उसको इसके साथ लिखो। तो इसमें 6000 रुपए बचाता है तो 6000 को क्या कर दो माइनस। अगर मैं आय में से बचत को माइनस करूं तो खर्चा आ जाएगा। तो खर्चे का अनुपात कितना है 2:3। तो इसको आप क्रॉस मल्टीपल करके किसकी वैल्यू निकालोगे x की। तो जो x का मान आएगा जिसका पूछा है, b का पूछा है, तो b का कितना है 4, तो 4 के साथ गुणा कर देना तो b की वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्ट देखिए कैसे कर सकते हैं। ये भी 6000 बचाता है, ये भी 6000 बचाता है, दोनों बराबर बचाते हैं, तो इनके जो अनुपातों का डिफरेंस है वो भी सेम आना चाहिए। तो ये 6000 बचाता है, ये 6000 बचाता है। अगर अनुपात का डिफरेंस देखें तो वो भी कितने का, दोनों का सेम है। अगर इसको हम रुपए माने, ये 3 रुपए कमाता है, वे का मतलब खर्च 2 रुपए खर्च करता है तो 1 रुपया बचाता है। ये 4 रुपए कमाता है और 3 खर्च करता है तो ये भी 1 रुपये बचाता है। इसका मतलब इनकी जो बचत का अनुपात है वो सेम है। क्वेश्चन कहता है बचाता भी सेम है। अगर क्वेश्चन में ये काम हो जाए कि इनका बचत का अनुपात और बचत सेम हो जाए तो ये क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर देंगे। तो ये 6000 की जो बचत है ये कितने की वैल्यू हो गई, अब 1 की वैल्यू हो गई। क्वेश्चन कहता है 6000 बचाता है, हम कहते हैं 1 बचाता है, ये 1 रुपया बचाता है। क्वेश्चन कहता है 6000 बचाता है, तो 6000 बचत के नीचे बचत गुणा जो पूछा है, बी की आय पूछी है तो बी की आय किससे गुणा 4 से, तो 6 चौका 24000। कहने मतलब जो इनकी बचत है वो इस अनुपात की बचत के बराबर होगी। लेकिन ये दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों की बचत सेम है तो दोनों का अनुपात भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जितनी बचत इसकी होगी उतनी बचत इसकी। 6000 इसकी है तो 6000 इसकी, इसका मतलब दोनों का अनुपात भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये 1 का अनुपात 6000, हमें 4 का अनुपात पूछा है तो 4 का अनुपात कितना हो गया, 6 चौके 24000। तो ये जो आ गया हमारे बी की आय आ गई। ए और बी की आय का अनुपात 4:7 है और उनके व्यय का जो अनुपात है वो 1:2 है। तो यदि उनमें से प्रति माह 4800 रुपए बचाता है तो बी की आय कितनी है। देखो ए और बी, पहले हमको आय दे रखी है, ये 4 रुपए कमाता है और ये कितने रुपए कमाता है, 7 रुपए कमाता है, और दोनों का व्यय दे रखा है। ए तो कितना खर्च करता है 1 और ये कितना खर्च करता है 2। दोनों की जो बचत है उनमें से प्रत्येक प्रति माह 4800 रुपए बचाता है। ये भी 4800 बचाता है और ये भी 4800 बचाता है। दोनों की यदि बचत सेम है, दोनों का अनुपात भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहां देखो 4 में से 1 गया, कितने का अनुपात है, 3 का। यहां 7 में से 2 गया, कितने का अनुपात है, 5 का। तो अनुपात सेम है क्या, नहीं है। अगर बचत सेम है तो अनुपात भी सेम होना चाहिए। अनुपात सेम होता तो डायरेक्ट वो किसकी वैल्यू हो जाती, 4800। 4800 अनुपात की वैल्यू हो जाती गुणा में जो पूछा है। तो इसको या तो आप पहले वाले तरीके से x वाले तरीके से कर लो, भैया 4x/7x। 4800 बचाता है तो 4x - 4800 बटे 7x - 4800 बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीपल करके हम मान निकाल सकते हैं। या फिर इसी क्वेश्चन को अगर आपको नहीं सर हमें तो इसी तरीके से बताओ जैसे आपने माइनस करके बचत निकाली थी,
देखो दोनों की बचत यदि सेम है तो इनका जो डिफरेंस है वो भी सेम आना चाहिए। डिफरेंस सेम आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो पहले इनको सेम बनाओ। अब हम ये चीज सीख लेते हैं कि सर डिफरेंस को सेम कैसे बना सकते हैं। 7 और 2 5, 4 में से गया 3, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, यानी कि डिफरेंस सेम नहीं। तो डिफरेंस सेम अगर आप बनाना चाहते हैं, आप कह सर हम इसी तरीके से करना है, हमें तो बताओ डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करें। तो उसका तरीका बता देता हूं। आप इनमें अंतर देखो, 4 और 3 में कितने का अंतर है? 3। 1 और 2 में कितने का अंतर है? 1 का। तो आप ये जो इनके बीच का अंतर है ना, यही सेम कर दो बस। 3 को किससे गुणा करें? 1 हो जाए, या 1 को किससे गुणा? 3 हो जाए। तो 1 को 3 बनाना आसान है। 1 को 3 बनाने के लिए किससे गुणा? 3 से गुणा। तो इन दोनों को 3 से गुणा करो, तो ये हो गया 3 एकम 3 और ये हो गया 3 दूनी 6। अब दोनों का डिफरेंस देखो, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, 7 में से 3 दूनी 6 गया 1। बताओ अब दोनों का अनुपात सेम हो गया। तो अब हमें पता चल गया 1 की वैल्यू कितनी है? 4800। कितने की पूछी है? बी की पूछी है, तो 4800 1 की वैल्यू है। बी की आई पूछी है, बी की आई कितनी है? 7, तो 7 से गुणा। बी की आई कितनी है? 7, तो 7 से गुणा कर दो, तो 7 8 56, 5 7 चौका 28 और 5 33, तो कितना हो गया? 33,600। कितना हो गया? 33,600। तो बताओ कर सकते हैं इस तरीके से। अनुपात सेम है तो सीधे उसकी वैल्यू होगी, सेम नहीं है तो सेम इस तरीके से बना सकते। इनके बीच का डिफरेंस देखो, 3 का डिफरेंस है, इसके बीच में 1 का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस बराबर करने के लिए इसको 3 से गुणा कर दो। ये 3 एकम 3, ये 3 दूनी 6, तो 3 और 6 में हो गया ना 3 का डिफरेंस। अब तो अब यदि आप घटा के देखोगे तो ये सेम आएगा। इस प्रकार से हम डिफरेंस को क्या कर सकते हैं? सेम कर सकते हैं। इसी तरीके का जैसे ए और बी का वेतन 3:5 है और प्रत्येक का वेतन 70,000 रुपए बढ़ जाता है, तो नया अनुपात 5:6 हो जाता है। देखो पूर्व का वेतन, पूर्व का वेतन ए का और बी का, ये पहले कितना कमाते थे? ये 3, ये 5। अब इनका वेतन बढ़ गया, तो जो नया वेतन हो गया वो हो गया कितने का? 5:6 का। तो जो उनका प्रत्येक का जो वेतन है वो 70,000 बढ़ गया, तो इसका भी 70,000 बढ़ा है, इसका भी 70,000 बढ़ा। दोनों की वैल्यू सेम बढ़ाई गई, तो दोनों का जो अनुपात का अंतर है वो भी क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। 3 में और 5 में 2 का डिफरेंस है, 5 और 6 में 1 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस सेम नहीं है, तो इनको सेम बनाओ। जैसे 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है? 2 का, और 5 और 6 में कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो आप यदि गुणा करते हैं, जैसे 3 दूनी 6 हो गया और ये 5 दूनी 10 हो गया। इसको यदि आप इसको 2 से गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 हो गया और ये 6 दूनी 12 हो गया। तो 10 और 3 में कितने का अंतर है? इसको डिफरेंस सेम करने के लिए किससे गुणा? 2 से। तो ये हो गया 5 दूनी 10 और ये हो गया 6 दूनी 12। अब देखो डिफरेंस 3 और 10 में कितने का अंतर है? 7 का। 5 और 12 में कितने का अंतर है? 7 का। बताओ अंतर, अब डिफरेंस सेम हो गया कि नहीं हो गया? यदि अनुपात का अंतर सेम नहीं है तो डिफरेंस से गुणा करके सेम बना सकते हैं। अगर ये अनुपात सेम है तो ये वाली वैल्यू भी दोनों की सेम होगी। क्वेश्चन में बता रखा है कि दोनों में 70,000 बढ़ा, तो 70,000 कितने की वैल्यू है? 7 की वैल्यू है। 70,000 जो है कितने की वैल्यू है? 7 की। हमसे पूछा है ए का वर्तमान वेतन, वर्तमान मतलब अब का वेतन कितना है? अब का किसका? ए का। तो ए का अब जो वैल्यू है वो 5 दूनी 10 का अनुपात है। ए का अनुपात कितना है? 10। तो ए की वैल्यू निकाल दो, 7 एकम 7। अगर इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये हो गई 1 लाख। कितना हो गया? 1 लाख। तो ए का वर्तमान वेतन कितना है? वर्तमान, अच्छा ये 1 लाख हो गया। वर्तमान मतलब पहले का ही पूछा इसने, ये वर्तमान नहीं है। ये उसने पूछा कि ए जो है वो कितने रुपए का पूर्व का पूछा है, तो अब 1 लाख है। अब तो 70,000 बढ़ने के बाद है ना, तो सीधे 10 से गुणा नहीं करेंगे। अगर पूर्व का 1 लाख तो ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये तो वर्तमान जो वेतन है ना वो 1 लाख। लेकिन यहाँ पर हमसे वर्तमान नहीं, पहले वाला वेतन पूछा है, तो पहले वाला एक की वैल्यू कितनी है? 3। तो इसको 3 से गुणा कर दो, तो ये हो गया कितना? 1000 30 कर लोगे। अगर अब का पूछे, नया वेतन पूछे, तो वो तो हो गया कितना?
1 लाख, और पहले का जो है वो कितना है 30,000 रुपए वेतन, इसका वेतन कितना हो गया 30,000। तो ये चीज सीख गए, इनके अंतर जो है वो यदि सेम नहीं है तो आप डिफरेंस से गुणा करके सेम बना सकते। इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, इन दोनों में 1 का है, तो 1 का डिफरेंस को 2 बनाने के लिए किससे गुणा कर दो 2 से, तो इन संख्याओं को 2 से गुणा कर दो। तो अब जो इनका डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा सेम आएगा। तो हम इस प्रकार से डिफरेंस को सेम बना सकते। इस क्वेश्चन को देखिए, राम और गंगा की आय है 3:4 है और वे जो है 2:3 है, तो उनके 2000 की बचत करता है, तो संयुक्त कुल आय और उनके संयुक्त कुल व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। 3 कमाता है 2 खर्च करता है, तो 1 बचाता है, यानी कि डायरेक्ट कर रहा हूं उसको मैं। 3 में से 2 गया तो 1 की बचत करता है अनुपात, 4 में से 3 गया तो 1 की बचत करता है, इसका मतलब अनुपात सेम है। तो अनुपात को सेम बनाने की आवश्यकता है क्या? नहीं। तो प्रत्येक व्यक्ति 2000 बचाता है, तो 2000 1 की वैल्यू कितनी है 2000। अब जो पूछा है उससे गुणा कर दो। हमसे पूछा है संयुक्त कुल आय टोटल आय, तो 3 इसकी 4 इसकी, टोटल आय कितनी है 7, तो ये कितनी हो गई 14,000 रुपए टोटल आय। कुल आय हो गई कितनी 14,000। कुछ नहीं किया, दोनों में 1:1 का डिफरेंस है, जो बचत है वो दोनों की सेम है। अनुपात सेम है कि नहीं है? अनुपात सेम है तो हमें सेम बनाना ही नहीं है, सीधा ही 2000 जो है वो 1 की वैल्यू आ गई। हमें टोटल आय पूछिए तो 4 और 3 7 की वैल्यू पूछिए तो ये हो गई 7 दूनी 14,000 रुपए। उनके संयुक्त कुल व्यय, एक का वैल्यू 2000 है तो कुल व्यय कितना हो गया, व्यय मतलब खर्चा, तो कुल खर्चा 3 और 2 कितना 5, तो ये हो गई 5 दूनी 10,000। इन दोनों का अनुपात पूछा है, इनका रेशो पूछा है, तो 3 0 से 3 0, 2 सते 14 और 2 पंजे 10, तो आ गया कितना 7:5। कितना आ गया 7:5। इस तरीके से इसको करना है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है कि हमसे हो गए नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ओनली इसको बस प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। ए और बी की जो आय का अनुपात है वो 5:8 है, ए और बी। देखो पहले हम क्वेश्चन को लिख देते हैं क्या है इसमें, ये 5 है और ये कितना है 8 है। खर्च कितना है यानी कि व्यय कितना है, खर्च का जो अनुपात है वो है 1:2। कमाते हैं 5:8 के रूप में, उड़ाते हैं 1:2 के रूप में। यदि बी के खर्च का 80%, इसके खर्च का कितना परसेंट, बी का खर्च का, ये तो आय है, बी के खर्च का कितना परसेंट 80%, इसको यहां लिख देता हूं, बी के खर्च का कितना परसेंट 80%, ए की आय के बराबर है। ये किसके बराबर है, ए की आय के बराबर है। अगर बी के खर्चे का हम 80% निकाल दें तो ये ए की आय के बराबर आ जाता है। तो देखो बी के खर्चे का 80% निकालें, जैसे अगर इसका 80% निकालने में दिक्कत है तो 1:2 जो है इसको 10 कर दो और इसको क्या कर दो 20 कर दो। तो अब हम बी के खर्च का 80% निकाल दें, बी का खर्च कितना है 20, 20 का कितना परसेंट 80%, तो कितना हो गया 8 दूनी 16, कितना हो गया 16। तो ये जो 16 है ना, ये किसकी आय आ गई, एक ही आय आ गई। किसकी आय आ गई, एक ही आय। दोबारा देखो, एक ही आय का अनुपात है 5:8, ठीक है। और यदि खर्च जो है, ए का खर्च तो कितना है, ए का खर्च है मान लो 1 और इसका खर्च है कितना 2, तो ए का जो खर्च है उसको हमने 10 कर दिया, इसको 20 कर दिया। तो क्वेश्चन कह रहा है बी के खर्च का 80%, बी का खर्च है 20 का, इसके खर्च का 80% निकाला तो 16 आ गया। वो कहता है ये जो वैल्यू आई है बी का खर्च का 80% जो आपने निकाला है, ये एक ही आया, किसकी आय आ गई, एक ही आय आ गई। तो एक ही आय कितनी है 16 है, 16 किसकी वैल्यू है 5 की। अगर आपको लग रहा है, अगर आपको दिक्कत आ रही है कि सर ये तो किस में जाएगा, पॉइंटों में जाएगा, भाई 16 है आई, इसकी आय 16 है, 16 के बटे में एक ही आय 5 करेंगे तो पॉइंटों में जाएगा। अगर आपको लगता है कि सर ये पॉइंटों में जाएगा तो आप एक जीरो और बढ़ा दो, सर इसको 10 किया तो इसको 100 कर दो, इसको 200 कर दो, तो यहाँ भी 200, यहाँ भी 160, अब पॉइंटों में जाएगा। तो आपके सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंटों में जितना चाहो जीरो बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं 1:2 को 100:200 कर दिया, तो 200 का 80%, 2 0 से 2 0, 8 दूनी 16, 160, ये किसकी है, एक की आय है।
तो हमसे पूछा है ए और बी की बचत के अनुपात। अगर ये 160 है, ठीक है, इसका मतलब कितने गुना हो गया, 5 या 15, 5 दूनी 10, 32 गुना हो गया। तो ये भी गुना कितना हो जाएगा, 32 गुना। ये भी कितने गुना हो जाएगा, 32 गुना। तो 8 दूनी 16, 8 या 24 1 25, तो 256 रुपए। ए तो कमाता है 160 रुपए और बी कमाता है 256 रुपए। हमसे पूछा है ए और बी की बचत के बीच का अनुपात। ए कमाता है 160, खर्च करता है 100, तो बचत कितनी हो गई, तो एक की बचत हो गई 60 की। बी कमाता है 256 रुपए, खर्च करता है 200 रुपए, जब बचत कितने की हो गई, 56 की। तो इसको यदि मैं 4 से काट दूं, 15 चौके 60 और 14 चौके 56, दोनों की बचत का जो अनुपात है वो है 15 अनुपात। तो आसान था कि नहीं था, कुछ नहीं करना था। इनकी आय का अनुपात 5 अनुपात 8 है, खर्च जो है ये 1 अनुपात 2 है। तो आपको पता है कि इसका 80% निकालना है, पॉइंटों में ना जाए इसलिए मैंने 2 जीरो लगा दी। ये 100 और ये 200, तो बी का 80% निकालना है, तो 200 का 80% निकालना है। 200 का 80% हो गया 160। क्वेश्चन वाला कहता है इसका जो 80% आएगा ना, वो एक ही आय, एक ही इनकम आ गई। इसका मतलब ए जो कमाता है वो 160 रुपए कमाता है। तो ए 160 कमाता है, तो 5 की वैल्यू 160 है, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, इसका मतलब ये 32 गुना है, तो ये भी 32 गुना हो जाएगी। तो 8 की वैल्यू हो गई 256। अब आप बचत निकाल सकते हैं दोनों की। ए 160 कमाता है तो बचाता कितने हैं, 60 रुपए बचाता है। बी 256 कमाता है तो 200 खर्च करके बचाता कितने हैं, 56। तो दोनों का रेशो लेंगे तो कितना आएगा, 15 अनुपात 14। दोनों का जो अनुपात आ गया वो आ गया 15 अनुपात 14, बचत का अनुपात। ए बी और सी की आय का अनुपात, तीनों का अनुपात दे रखा है, 1 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 4। यदि ए की आय 3 गुना कर दी जाए, सी की आय 2 गुनी कर दी जाए, बी की आय को समान रखा जाए, उनकी नई आय का अनुपात क्या होगा। तो जैसा जैसा वो कहता है ऐसा ऐसा कर दो, क्या दिक्कत है। ए को कर दिया 3 गुना, 3 को 3 से गुणा, जैसा तुमने कहा ऐसा हमने कर दिया। लो जी कर दिया 3 गुना। ए की आय को 3 गुना तो कर दो 3 गुना, ये हो गया 3 गुना, तो कितना हो गया 9। बी की आय को समान रखना है, बी इसको नहीं छेड़ना भाई, 5 को क्या रखना है, 5 रखना है। 9 अनुपात 5, वैसे तो उत्तर आपको दिख गया कि सर एक ही 2 ही ऑप्शन थे 9 वाले, 9 अनुपात 5 आ गया 8 आई। तीसरा सी की आय को कर दिया 2 गुना, तो इसको कर दिया 2 गुना, तो 4 दूनी 8, तो 9 अनुपात 5 अनुपात 8, ये हो गया 9 अनुपात 5 अनुपात। तो जितने गुना करोगे आंसर आ जाएगा, कह दो जितना जितना गुना किया है कर दिया साहब। ठीक है जी। पी क्यू और आर का वेतन इतना है, आर का वेतन पी के वेतन से इतना रुपया अधिक है, तो जैसा तुमने कहा जो तुम देते हो उसको हम ऊपर उठा देते हैं। इन्होंने कहा 15,000, हमने ऊपर उठाया। अब जो ऊपर वही नीचे, लाभ बटे लाभ, हानि बटे हानि, क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, अंतर बटे अंतर, ये जो अधिक कमी हार जीत ये सब डिफरेंस होता है। आर जो है पी से इतना अधिक है, मतलब आर और पी का डिफरेंस है ये। तो आर और पी का डिफरेंस पहले का लास्ट से, आगे का पीछे से, आगे का पीछे से, कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस। डिफरेंस के बटे में डिफरेंस, ऊपर जैसा वैसा नीचे। गुणा जिसको पूछा है, क्यू का पूछा है, तो क्यू का कितना है साहब, क्यू का 4, तो 4 की वैल्यू पूछी है। तो 3 पंजे 15 और 5 चौका 20, तो बताओ क्यू कितने कमाता है, क्यू कमाता है साहब कितना, 1000, 20। उसने कहा मैं तेरे से ज्यादा हूं, तो ये डिफरेंस है हमारा, तेरे से कितना डिफरेंस है, पी का आर से कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो 3 पंजे 15, 5000 गुना 4, 5 चौके कितने हजार, 20,000, तो कितना हजार, 20,000। बताओ क्या दिक्कत, जो तुम दोगे उसी को ऊपर और हमारा नीचे। बस 1900 की एक धनराशि को ए बी और सी में बांटा, 1900 रुपए को कितने जनों में बांटा, 3 जनों में बांटा, कि बी को ए से 100 रुपए अधिक मिलते हैं, सी को बी से 200 रुपए अधिक मिलते हैं, उनके हिस्सों का अनुपात क्या। उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया। पहले हमको अनुपात देता था, पहले हमको क्या देता था, अनुपात देता था, और हमसे ये वैल्यू वगैरह पूछ लेता था।
यहाँ पर अनुपात नहीं दिया और वैल्यू दे करके किसको पूछा है, अनुपात को पूछा है। ठीक है, तो देखो इसका सबसे अच्छा तरीका बता देता हूं करने का। 1900 रुपए को 3 जगह बांटना है। 1900 रुपए को कितनी जगह बांटना है, 3 जगह बांटना है। 1 2। अगर हमें 1900 रुपए को 3 जगह बांटना है तो हम क्या कर सकते हैं वो देख। 1900 रुपए को 3 जगह बांटने के लिए उसने कहा बी को ए से 100 रुपए अधिक मिलते हैं। ये जो बी है ना, अगर इसको x रुपए मिल, इसको लिख देता हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर इसको x रुपए मिलते हैं तो बी वाला जो है 100 रुपए ज्यादा लेता है, तो ये कितने लेगा, x प्लस 100 रुपए लेगा। कितने लेगा, x प्लस 100 रुपए लेगा। ठीक। सी को बी से 200 अधिक मिलते हैं, तो 100 तो पहले इससे अधिक लेके बैठा है, तो इसमें 200 और जोड़ दो, इसमें 200 और जोड़ दे लो, ये सी को मिले। दोबारा देखो इस लाइन को, ए को मान लिया कि x रुपए मिलते हैं, बी को 100 ज्यादा दे दो, सी को 200 और ज्यादा दे दो, सी बी से भी 200 अधिक लेता है, तो इतने रुपए तीनों में बट गई। तो ये जो वैल्यू है, अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूं, ये 1900 रुपए को ही तो 3 जगह बांटा गया है, इनको टोटल करेंगे तो 1900 ही आएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, 1900 आएगी। तो इसको सोल्व करो, x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये कितना x हो गया, 3x हो गया, 3x प्लस 100 प्लस 100 200 और 200 प्लस 200 400, कितना हो गया, 400 हो गया साहब। ठीक है, इक्वल टू कितना, 1900। 1900 में से अब 400 माइनस कर दो तो कितना बच गया, 1500। x बराबर हो गया 3 पंजे 1500, x बराबर कितना हो गया, 500। इसका मतलब a को तो मिलते हैं कितने, 500, b को 100 रुपए ज्यादा मिलते हैं तो कितने, 600, c को इससे भी 200 रुपए ज्यादा मिलते हैं तो कितने, 800। ओके जी, 2 0 से 2 0, 5:6:8। तो जो इसका रेशो हुआ वो कितना हुआ, 5:6:8। ठीक है जी। दूसरा तरीका बता दें, डायरेक्ट करने के लिए आपको एक बार ऑप्शनों पर जाना था। ये जो राशि बांटी गई है 1900 वाली राशि बांटी गई है, तो 1900 रुपए टोटल का मान है, टोटल राशि 1900 है। तो आपको मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, अंतर के बटे अंतर, टोटल के बटे टोटल, ए के बटे ए, तो 1900 के बटे अनुपातों का टोटल। अनुपात है ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन है जो 1900 के बटे में आने पर, यानी कि 1900 टोटल है, अनुपातों का टोटल बटे में आएगा। कौन सा टोटल है जो 1900 को पूरा पूरा काट सकता है, जैसे पहले का टोटल है 5 और 7 12 और 8 कितना हो गया, 20, कितना हो गया, 20, तो इसको 20 काट सकता है। अगर हम 20 से काटे तो ये काट सकता है एक, तो ठीक है। 6 और 7 13, 13 और 9 22, 22 से नहीं कटेगा। 4 और 5 9, 9 और 7 16, इससे नहीं कटेगा। 5 6 11 और 8 19, ये दो ऑप्शन है जो काट सकते हैं। तो दोनों के हिसाब से आप वैल्यू निकाल लो। जैसे इसी को ही आप चेक करते, मान लो 19 का भाग देते, तो एक अनुपात की जो वैल्यू आती है, देखो 5 6 11 और 8 19, 19 की वैल्यू 1900 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 100। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 100। इसका मतलब ए को जैसे आपने x माना है, ए को कितना माना है, x माना, ये तीनों की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू निकालनी, एक की वैल्यू 100 आ गई, हमें ए की वैल्यू 5 है तो 500 हो गया, बी की वैल्यू 6 है तो 600 हो गया, सी की वैल्यू 8 है तो 800। अब बताइए टोटल रुपए 1900 हो गए कि नहीं हुए, तो टोटल रुपए कितने हो गए, 1900। तो और उसकी वो कंडीशन भी फॉलो हो गई, बी वाले को 100 रुपए ज्यादा और सी वाले को इससे 200 रुपए। इस प्रकार से हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन से भी, तो ऑप्शन से अगर वो करता है तो इस प्रकार से देख लेना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, 18,236 रुपए की राशि को ए बी और सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 4:7 है और बी और सी के हिस्से का अनुपात 5:6 है। तो ए और सी के बीच के हिस्से का जो अंतर है वो आपको बताना है। देखो हमारे पास टोटल वैल्यू है तो अनुपात भी टोटल का चाहिए, तो आपको अनुपात जो है वो अलग अलग दे रखा है, ए बी का दे रखा है और बी सी का दे रखा है। एक तो हमें ए बी का दे रखा है और एक किसका दे रखा है, बी सी का दे रखा है। पहले इस अनुपात को कंबाइंड कर लीजिए आप, दोनों उसका कंप्लीट अनुपात दे। ये है 4:7
और ये है 5:6। तो हम इसको टोटल अनुपात निकालना भी देख चुके हैं कि सर टोटल अनुपात कैसे निकालते हैं। आप इनका पहले टोटल अनुपात निकालो। ये हो गया 20, ये हो गया कितना 35 और ये हो गया कितना 42। देखो ये हो गया टोटल अनुपात इनका, ए का, बी का और किसका, सी का। टोटल अनुपात की यानी कि टोटल अनुपात की वैल्यू हमको दे रखी है वहां पर 18,236 रुपए। तो जो मान हमसे पूछा है उसको निकाल देते। हमसे पूछा है किसका, ए का और सी के हिस्से का अंतर। तो ए का और सी का अंतर, ए में 20 और ये कितना 42। तो 20 और 42 में कितने का अंतर है, 22 का अंतर है। तो हमें 22 की वैल्यू पूछी है। तो हमें दिया है 18,236 टोटल दिया है। तो टोटल के बटे टोटल, हमारा जो टोटल है वो हो गया 40, 30, 70 और 20 90, 90 और 7 97। और हमसे कितने की वैल्यू पूछी है, ए और सी का अंतर जाने की इसमें 22 की वैल्यू पूछी है। तो ये वैल्यू हमको निकाल, ठीक है। अब आप इसको 97 से काट सकते हैं कि ये कितनी बार कट रहा है। 97 से अगर इसको हम काटें तो ये कट गया 16, 7, 7, 8, 56, 18 बार काट के देखिए एक बार। 97 गुणा 18, 18 पंजे 90, 18 छके 108 और 18 सत्ता 126, 12 बच गया। और 18 नमा 162, चलो काट ही देते हैं फिर पूरा। 18,236 अगर हम इसको काट दें किससे, 97 से। तो पहले तो गया एक बार, 12 में 7 गया, कितना बच गया 5। यहां पर बच गया ये 17, 17 में से 9 गया तो 8, ऊपर से उतारा 3। अब 9 9 81 और 9 सते 63, ये दे देते हैं 8 बार। 8 7 56, ये बच गया 5 और 8 9 72 और 5 77। तो 13 में से 6 गया कितना 7, 14 में से 7 गया कितना 7, 77 बच गया। वापस से कितना उतारा 6। तो ये हो गया 9 8 72, 8 बार, 8 7 56, 5 8 9 72 और 5 77, यानी कि कितनी बार जाएगा 188 बार। अब 188 इंटू कितना 22, इसको 22 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 41 36, 22 का गुणा किससे 8 से, ठीक है। अब देखो इसको जैसे आपने अनुपात निकाला, आपको पता चल गया कि जो अनुपात का जो डिफरेंस है, अनुपात का जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है 22 का। तो यहां से आगे देखो, अगर हम इस कैलकुलेशन को ना करें तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। अगर ये 22 का डिफरेंस है तो हमें पता है गुणा में कितना 22, तो 22 जो है वो किससे 11 का मल्टीपल है या 2 का मल्टीपल। तो अपना ऑप्शनों में जो आंसर होगा वो किसका मल्टीपल होगा 11 का मल्टीपल होगा। तो यहां से इसको हम सोल्व ना करें तो हम सीधा देख सकते हैं कि ये किसका मल्टीपल है 11 का मल्टीपल। क्योंकि अगर ये 22 गुणा में है तो इसका मतलब ये गुणा में रहेगा तो आपका आंसर 22 का मल्टीपल या 11 का मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन है जो किसका मल्टीपल है 11 का मल्टीपल है। तो हम डायरेक्ट इसको यहां से आगे 11 के मल्टीपल के हिसाब से बता सकते हैं। इकाई अंक से भी कर सकते हैं। इकाई अंक में आपको 2 डिजिट दिख रहे होंगे, जैसे दोनों तरफ 6 आ रहा है, 6 के हिसाब से भी कर सकते हैं। इससे अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि उसकी पत्नी के हिस्से और उसकी पुत्री के हिस्से का अनुपात तथा पुत्री के हिस्से और पुत्र के हिस्से का अनुपात दोनों 1:4 है। यानी कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को बांट रहा है, पहले एक तो पत्नी है और एक है उसकी पुत्री। तो पत्नी और पुत्री का जो हिस्से का अनुपात है वो है 1:4। दूसरी लाइन में कहता है पुत्री के हिस्से और पुत्र का अनुपात, एक तो पुत्री है, एक कौन है सीधा यहीं पर लिख रहा हूं, एक तो पुत्री है और दूसरा कौन है पुत्र। इनके जो हिस्से का अनुपात है वो भी कितना है 1:4 है। हमसे पूछा है यदि पत्नी को पुत्र से 5,000 रुपए कम मिलते हैं, यानी कि ये कम की बात करें अधिक की बात करें वो एक्चुअल में डिफरेंस होता है, यानी कि पत्नी और पुत्र का डिफरेंस है। तो हम एक बार देख लेते हैं पत्नी और पुत्र में कितने का डिफरेंस है। तो ये तो हो गया आपका कितना 1 और ये हो गया कितना 4 और ये हो गया कितना 16, ठीक है, ये हो गया कितना 16। तो बताओ पत्नी और पुत्र में कितने का डिफरेंस है। तो ये 1 और ये 16 का अनुपात है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है 15 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है 15। पत्नी को पुत्र से 5,000 रुपए कम मिलते हैं, तो ये हो गया 15 का मान, यानी कि 5,000 बटे कितना 15 गुणा
तो पूरी संपत्ति का मूल्य कितना है। तो हमसे कंप्लीट संपत्ति पूछे तो 16 और 4 20, 20 और 1 21, तो हमसे 21 का मान पूछा है। तो आप इसको काटेंगे 3 पंजे 15 और 3 सता 21। अब 5 से काटेंगे तो 5 तिया 5 एकम 5, ये कितना हो गया 7000। या उसी तरीके से कर सकते हैं, देखो 21 आ गया तो 21 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में कितना आ गया 7000। हम यहाँ पर सीधा डिफरेंस देख सकते हैं, 16 और 1 कितने की वैल्यू है, ये 15 की। हमसे पूछा है कि पूरी टोटल संपत्ति कितने की, 16 4 20 और 1 21। 21 7 का मल्टीपल है तो आंसर 7 का ही मल्टीपल होगा, तो ये आंसर कितना हो गया 7। इसी तरीके का अगला क्वेश्चन है 60 को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए के हिस्से में से 15 रुपए, बी के हिस्से में से 20 रुपए और सी के हिस्से में से 25 रुपए कम कर दें तो उनके हिस्सों का अनुपात 5:7:8 हो जाता है। तो सी की जो है वो मूल हिस्सेदारी कितनी है। हमें तीनों का अनुपात तो दे रखा है, हमें दे रखा है ए बी और सी का अनुपात, ये 5 है और ये कितना है 7 है और ये कितना है 8 है। लेकिन ये वाला जो अनुपात है ये तब का अनुपात है जब हमने इनमें से कितने कितने कम किए, 15, 20 और 25 रुपए कम कर दिए। अगर मैं इनका टोटल वैल्यू निकालूं कि सर ये टोटल रुपए कितने हैं, तो ये हो गया 5x, ये हो गया 7x और ये हो गया कितना x 8x। कि सर इनके पास जो टोटल रुपए हैं वो कितने हैं, तो 5x 7x और 8x। 8 और 7 15, 15 और 5 20, तो टोटल रुपए कितने लेकर के घूम रहे हैं, 20x रुपए लेकर के घूम रहे हैं। अगर मैंने इन तीनों से पूछा कि आपके पास टोटल रुपए कितने हैं, तो ये कहता है सर मेरे पास 5x है, ये कहता है 7x है और ये कहता है 8x है, तो तीनों के पास टोटल रुपए कितने हैं 20x। लेकिन मैंने इनसे बोला कि आपको तो मैंने इतने रुपए दिए थे, 6060 रुपए दिए थे, आपके पास इतने ही बचे, बाकी कहाँ है। तो ए ने कहा कि मेरे से 15 रुपए किसी ने ले लिए, इस वाले से 20 रुपए ले लिए और इस वाले से कितने ले लिए 25 ले लिए, इसलिए हमारे पास इतने बच गए। तो मैंने कहा अगर इन रुपए को आपको वापस दे दो तो फिर तो हो जाएंगे पूरे, कहते हैं हाँ सर फिर कंप्लीट हो जाएंगे। तो इनके पास 20x है, मैं 15 रुपए ये दे देता हूँ, 20 ये दे देता हूँ और 25 ये देता हूँ। कहने का मतलब मैं इनको दे देता हूँ 20 और 20 40 50 60 रुपए दे देता हूँ। 60 जो तुम्हारे कम हुए थे वो रुपए तुमको वापस दे देता हूँ। तो ये जो टोटल रुपए बढ़ जाएंगे ये वापस से कितने बढ़ जाएंगे कि सर ये बढ़ जाएंगे 6060। तो यहां से मैं उनको x की वैल्यू बता सकता हूँ। तो 60 उधर जाएगा माइनस, तो 20x बराबर कितना हो गया 6000। 20 बटे में जाएगा तो 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, तो कितना हो गया 300। x की वैल्यू आ गई 300। अब कुछ भी पूछे तो उसने c की हिस्सेदारी पूछी है कि c की जो पहले की जो हिस्सेदारी थी वो कितनी थी। c की अब की जो हिस्सेदारी है वो तो 8x है, अब की हिस्सेदारी कितनी है 8x। पहले की कितनी थी, पहले 25 रुपए और थे इसके पास, तो ये वैल्यू हमसे पूछी। तो x की वैल्यू 300 तो हो गई 8 तिया 2400 और प्लस कितना 25, तो ये आ गया कितना 24-25। तो C की जो पहले की हिस्सेदारी थी वो 24-25 थी। उसने अनुपात पहले का ना देकर के बाद का दिया है, तो बाद का जो टोटल हो गया वो 20x हो गया। लेकिन 20x का टोटल होने पर उनसे 60 रुपए ले लिए गए थे। अगर मैं 60 रुपए वापस से दे दूं तो ये उतना बढ़ जाएंगे। या एक काम करते 20x जो है ये सीधा ही 6000 की वैल्यू है, क्योंकि 60 रुपए ले लिए तो उसके पास 6000 बचे ना उनके पास, तो 20x को सीधा 6000 लिख सकते थे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 300। तो हमसे c की पहले की वैल्यू पूछी है, अब की वैल्यू तो 8x है, पहले की वैल्यू में 25 और ऐड थे, तो 8x तो हो गया 2400 और 25 और थे तो कितने हो गए 2425 रुपए। तो किसकी हिस्सेदारी आ गई c की हिस्सेदारी आ गई। 75-60 रुपए की एक धनराशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्सों में से क्रम से 400, 300 और 260 रुपए कम कर दिए जाएं तो उनके हिस्से का अनुपात 4, 2 और 5 हो जाता है। तो बी की मूल हिस्सेदारी कितनी। देखो सेम वही क्वेश्चन है, तो हम उसी तरीके से इसको कर देना है पूरा। अब का इनका टोटल बताओ, 4 और 2 6, 6 और 5 11। तो अब ये कितने रुपए लेकर के घूम रहे हैं 11x रुपए लेकर के घूम रहे हैं। पहले इनके पास 75-60 रुपए थे, लेकिन अब कितने हैं, तो ये 11x है ना, जो इसमें से 400, 300 और 260 रुपए कम कर दो इसमें से, तो इसकी वैल्यू आ जाए
इतने रुपए घटाने के बाद ही इतना वैल्यू बनता है। तो 11x इसके बराबर आ जाएगा 400 और 300 900 और 9 सॉरी 400 300 700 700 ये हो गया 960। तो इसको माइनस कर दो, 0 0 15 में से 9 गया 6, तो ये बच गया कितना 100 6600। तो अब उनकी जो टोटल वैल्यू है वो 6600 है। टोटल वैल्यू 75 60 थी, उसमें से इतने तो इन्होंने दे दिए, तो ये कम कर दो 6600 बच गए। अनुपात कहता है कि 4 2 6 और 5 ये 11, तो ये 11 की वैल्यू हो गई उनकी। तो एक की वैल्यू क्या आ गई, तो 11 छक्के 66, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 600। हमसे किसकी पूछिए, बी की, वो भी पहले की वैल्यू पूछिए। बी की अब की वैल्यू कितने की है, तो ये बी है दूसरे वाला, तो बी की अब की वैल्यू है इसका 2 गुना, तो यानी कि 6 दूनी 1200। तो पहले कितने थे, तो पहले 300 और थे जो इससे ले लिए गए थे, तो 1200 और 300 कितना हो गया 1500। तो जो बी की पहले की वैल्यू थी वो 1500 रुपए थी। तो इस प्रकार जो अनुपात है वही आप टोटल निकाल लीजिए। अनुपात अब का है तो टोटल भी अब का निकालो। पहले का टोटल 75 60 है, तो अब का कितना है, तो अब का ये घटा दो जो राशि उनसे ले ली गई, तो 960 रुपए उनसे ले लिए गए थे। तो अनुपातों के टोटल का अनुपात कितना है 6600। तो यहाँ से एक की वैल्यू आ गई 1200, तो पहले 300 सॉरी बी की वैल्यू आ गई 1200, पहले 300 ज्यादा थे तो कितने हो गए 1500। तो बी के पास जो पहले रुपए थे वो कितने थे 1500 थे। 16 380 रुपए की राशि को ए बी और सी बी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3, बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:5, सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3 है। तो सी की हिस्से में कितनी राशि आई है, तो पहले तो हमें टोटल राशि दी है, तो अनुपात भी कौन सा चाहिए, टोटल वाला अनुपात चाहिए। तो इन सब का अनुपात निकाल दो पहले। अब इन सब का अनुपात निकाल देते हैं, ए बी सी और बी। ए और बी का जो अनुपात है वो है 1:3, बी और सी का जो अनुपात है वो है 2:5, और सी और डी का जो अनुपात है वो है 2:3। ये हो गया 3, ये 5, ये 2, ये 2 और ये 2। तो सबका अनुपात एक बार देख लेते हैं। तो ये हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया 4 तिया 12, ये 5 दूनी 10 तिया 30, और ये हो गया 9 पंजे 45। तो ये टोटल अनुपात है। हमसे पूछा है सी को कितने हिस्से में आई, तो सी का मान कितना है 30, हमसे 30 का मान पूछा है। तो ये है टोटल राशि 16,380 बटे में इनका टोटल कितना हो गया 40 और 30 70, 70 और 10 80, 80 और 11 91, गुणा किसकी वैल्यू पूछी है 30 की वैल्यू पूछी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए 30 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर 30 की वैल्यू 91 का भाग दे दीजिए इसमें। देखो ये जाएगा 12 नंबा 108, 15 नंबा 135, 16 नंबा 144, 18 नंबा 112, 18 बार जाएगा सीधा। देखो 18 है कम 18, 8 एक बच गया, 18 नंबर 162 और 1 163। ठीक है, तो ये कितनी बार गया सीधे ही 18 बार। तो 180 गुणा 30, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो कितना आ गया 5400। किसका हिस्सा आ गया सी का। टोटल राशि दे रखे तो पहले इसका टोटल नीचे आएगा, तो सबका टोटल अनुपात निकालो और टोटल को बटे में किया, ये आ गया 180, ये हो गया 18 दूनी 36, 18 तिया 5400, तो कितना आ गया 5400 रुपया। रुपए एक्स की एक धनराशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 3:5 है, बी और सी के हिस्से का अनुपात 4:7 है, और ए और सी के हिस्सों के बीच 2001 का अंतर है। देखो ये जो अंतर है ना, ये ए और सी का डिफरेंस है, तो डिफरेंस के बेटे देख लेंगे ए और सी का डिफरेंस कितने का है। तो हमारे पास जो अनुपात है वो अलग अलग दिया गया है, उसको पहले एक कर लेते हैं, ए बी और सी। ए और बी का जो अनुपात है वो है 3:5, बी और सी का जो अनुपात है वो है 4:7। तो इस अनुपात को कंबाइंड कर लें, 4 तिया 12, 5 चौके 20 और 7 पंजा 35। तो जो हमें वैल्यू दे रखी है वो दे रखा है ए और सी का अंतर, यानी कि 12 और 35 का अंतर। तो 12 और 35 में कितने का अंतर हो गया 23 का, यानी कि ये जो वैल्यू है ये कितने की वैल्यू है 23 की वैल्यू है। तो 2001 जो है ये वैल्यू हो गई 23 की। हमसे पूछा गया है x का मान, यानी कि टोटल वैल्यू x थी, तो टोटल का मान पूछा गया। तो इनका टोटल हो गया 50 60 और कितना 67।
तो हमसे 67 की वैल्यू पूछी गई। कितने की वैल्यू पूछी गई है? 67 की वैल्यू पूछी गई है। तो इसको 23 से काट दीजिए, इसको ये कट गया 7 या 21 और 2 से तो ये हो गया 100, 107 बार कट रहे हैं। देखो 23 गुणा 107 करके देख लें, 23 गुणा 107 तो 3 सत्ता 7 या 21 और 7 दूनी 14 और 2 16, 161। 161 का एक का हासिल बच गई 16, 107 दूनी 14 और ये हो गया 16, 6 4 10, 2 और 1 3 और 2 23 0 1। तो 7 बार तो नहीं कट रहा, चलो भाग दे देते पूरा 2001 में भाग दे देते हैं किसका? 23 का। तो 2023 का भाग 1 में देंगे, दिया गया कितनी बार? 9 बार। 9 तिया 27, 2 बच गया, 9 3 18 और 2 20, 9 बार नहीं जा रहा, 8 बार दे देते। 8 तिया 24, 2 8 दूनी 16 और 2 18। तो 10 में से 4 गया, कितना बच गया? 6। 9 में से 8 गया, कितना बच गया? 1, 16 बच गया। ऊपर से उतारा कितना? 1। अब भाग देंगे, दिया जा रहा है 7 बार, तो कितनी बार भाग गया? टोटल 87 बार। तो इसको ये जो काटा हमने ये कट गया कितनी बार? 87 बार। अब देखो इकाई अंक से कर देते हैं, 7 7 49, 49 का 9 का एक ही ऑप्शन इसमें 9 आ रहा है। बाकी इसका गुणा करेंगे तो टोटल कितना जाएगा? 28 29। बाकी इकाई अंक से हो गया, इसके आगे जैसे 7 7 49, तो बिना भाग के भी मतलब हो जाता है इकाई अंक से करते। हमें पता है 23 का भाग कितनी बार ही जाए, लास्ट में तो 7 आना है। क्यों? क्योंकि 1 है तो 7 से 21, 7 से गुणा करने पर 1 बन सकता है, तो यहाँ लास्ट में 7 आना है। और ये 7 है तो 7 7 49 9, इकाई अंक से बिना भाग के हो जाएगा पहले, तो आप इकाई अंक से भी कर सकते हैं इसको। इस तरीके का ये क्वेश्चन किसी निश्चित राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात और बी और सी के हिस्से का अनुपात। तो वही क्वेश्चन है कि ए और बी और सी का दे रखा है, तो ए बी और सी का टोटल अनुपात निकालो। फिर उसने दे रखा है ए का और सी का डिफरेंस, तो जो अनुपात का डिफरेंस है वो 420 के बटे में, गुणा में तो राशि पूछी है तो टोटल से गुणा। ठीक है, तो ये तो हम कर ही लोगे आप। एक निश्चित धनराशि ए बी और सी इस प्रकार बांटी जाती है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात इतना है, बी और सी का इतना है। ठीक है, टोटल अनुपात निकाल लेना, ए बी और सी का टोटल अनुपात निकालना है। फिर बी का अनुपात मान 3500 है तो नीचे बी का अनुपात, बी के नीचे बी का, और धनराशि टोटल पूछे तो अनुपातों का टोटल गुणा। पहले टोटल का अनुपात निकालो, ए बी सी अनुपात निकालो, फिर बी के नीचे बी की वैल्यू, तो देख लेना 3500 किसकी वैल्यू है, गुणा टोटल धनराशि, तो टोटल अनुपात से गुणा। तो ये वो क्वेश्चन है जिनको आप कर सकते हैं। रेणु एक धनराशि का 10% सुषमा को देती है, शेष धनराशि का 20% रेखा को देती है, फिर शेष धनराशि का 50% सुरभि को देती है, फिर शेष धनराशि का 40% अवनी को देती है। तो उसके पास 2700 की धनराशि शेष बचती है, उसके पास कितनी धनराशि दी गई? देखो हमें ये बता दे कि लास्ट में इतना बचा है तो शुरू में कितनी थी, या ऐसे कह दे शुरू में इतनी थी तो लास्ट में कितनी है। तो जब ये शेष शब्द आता है, देखो परसेंट सीधा मत कर देना कि 10 और 20 30 और 50 80% दे दी, नहीं। अगर ये शेष शब्द नहीं होता ना तब तो 80% सीधा हो जाता। शेष शब्द है तो आपको गुणा करके चलना है। तो अगर पहले की वैल्यू पूछी है तो इसको पीछे से करना है, पीछे का मान आपको देगा तो पीछे से ही करना है। लास्ट के मान पूछा है, पहले का दे रखा तो आगे से करना है। अब इस क्वेश्चन को पीछे से करना पड़ेगा, तो लिख दिया 2700 गुणा, पीछे से कर रहे हैं तो नीचे को ऊपर, ऊपर का नीचे। 10% दे दिया तो बचा कितना? 90। तो इसको 90/100 से गुणा नहीं करना, इसको करना है 100/90 से। 20% दे दिया तो 100/80 से। 50% दे दिया तो 100/50 से। अगर ये वाली वैल्यू शुरू की दी जाती और ये पूछता तब इसको सीधा गुणा 90/100, 80/100, 50/100। अब हम उल्टा गुणा कर रहे हैं, तो देखो 1 2 3, 2 और 1 3, 9 तिया 27, 5 से काटेंगे 20, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, और 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, तो हो गया 25 पंजे 125, और 125 गुणा 3 और गुणा 20, तो 3 पंजे 15, 1 12 दूनी 24, 36 और 1 37 और गुणा 20,
तो इसका 375 का दुगना कर दो, 600, 700, 0, 5 दूनी 10, 1, 7 दूनी 14, अरे 1, 15, 3 दूनी 6, 1, 7, 7500। देखो दोबारा देख लेते हैं एक बार, ऑप्शनों में इसमें मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो रेणु एक धनराशि का 10% सुषमा को और 20% रेखा को देती है, फिर शेष धनराशि का 50% सुरभि को देती है, और फिर शेष धनराशि का 40% अवनी को देती है। यदि उसके पास 2700 रुपए की धनराशि शेष रहती है तो अवनी को कितनी धनराशि दी गई? अच्छा, अवनी को पूछा उसने। ये जो राशि आ गई ये तो शुरू की राशि आ गई, यानी कि कौन सी राशि आ गई? टोटल राशि आ गई। टोटल राशि कितनी है? 7500 है। तो हमसे ये पूछा है कि अवनी को कितनी दी गई। तो ये 7500 राशि है, ये किसकी है? रेणु की है। तो रेणु की राशि कितनी है? 7500। तो रेणु क्या करती है? 10% तो किसको देती है? सुषमा को देती है, ठीक है। देखो दोबारा से कर देते हैं। टोटल राशि उसके पास कितनी है? 2700 है। टोटल राशि कितनी है? 2700। ये किसके पास बच गई? रेणु के पास बच गई। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि वो 2700 रुपए बचाती है तो टोटल धनराशि पहले देख लेते हैं कि रेणु के पास कितनी है। तो हमने टोटल धनराशि देख ली, इसके पास कितनी आई? 7500 रुपए। टोटल धनराशि कितनी आई? 7500। तो टोटल धनराशि 7500 हो गई। ये किसके पास है? रेणु के पास है। रेणु क्या करती है कि 10% तो किसको देती है? सुषमा को, और शेष धनराशि का, तो यदि 7500 में से 10% सुषमा को देगी तो 90/100, ये शेष बच गई। इसका 20% रेखा को देती है, तो 20% रेखा को देती है तो कितनी? 80/100, और बाकी का 50% सुरभि को देती है तो कितना? 50/100, और फिर शेष धनराशि का 40% अवनी को देती है। 40% किसको देती है? अवनी को। तो जाने की 60, ये 40 वाला रह गया था शायद मेरे हिसाब से। 40 वाले को गुणा नहीं किया, दोबारा देख लेते हैं 40 वाले को गुणा किया है क्या। उसके पास राशि है 2700, तो हमने 10% दिया तो कितना बच गया? 90, और 20% दिया तो कितना बच गया? 80, और उसने 50% दिया तो कितना बच गया? 100/50, और उसने 40% दिया तो कितना बच गया? 100/60। तो ये राशि थी उसके पास। इसको सोल्व करते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 2 और 2 4, 9 तिया 27, 5 से काटेंगे तो कितना? 20, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, और 2 पंजे 10, 4 दूनी 8, और 4 पंजे 20, 2 से काटेंगे 25, और 3 से काटेंगे 100, 25 पंजे 125, और 00 12,500, कितना? 12,500। ये राशि थी किसके पास? रेणु के पास। तो 7500 नहीं थी, रेणु के पास कितनी राशि थी? 12,500। अब जो हमसे पूछा है वो हम निकाल सकते हैं इसमें। उसने इसका 10% सुषमा को दे दिया, शेष धनराशि का 20% रेखा को दे दिया, और शेष धनराशि का 50% सुरभि को दे दिया, फिर शेष धनराशि का 40% अवनी को दे दिया। तो यदि अब उसके पास 2700 रुपए की धनराशि है तो अब इसको निकाल देते हैं। 12,500 रेणु के पास है, 12,500। तो कितनी धनराशि अवनी को दी गई? तो अवनी के लिए 90%, जब इसको दी तो 90% बच गई, और इसको दी तो 80% बच गई, और इसको दी तो कितने परसेंट बच गई? 50% बच गई, और इसको दी तो कितने परसेंट बच गई? तो ये धनराशि उसके पास है, और इसका 40% उसको देती है, तो इसका कितना परसेंट निकाल दो? अब 40%, क्योंकि उसको ओनली उसका कितना परसेंट दिया गया? 40% दिया गया। तो ये सोल्व करना है ओनली। तो ये कट गई हमारी 2 और 2 4, 2 3 4, और 2 ये कट गई, ठीक है। 4 से काटेंगे कितना? 25, 5 से काटेंगे कितना? 5, 5 से काटेंगे कितना? 25, और नीचे तो कुछ रहा नहीं, अब गुणा कर दो। तो ये 25 गुणा 9 8 72, तो 25 दूनी 50, 5 25 7 175, 175 और 5 कितना हो गया? 180। उसको कितनी राशि दी गई? 1800 रुपए दी। तो एक बार दोबारा देखते हैं इसको। पहले हमने रेणु का देखा कि टोटल राशि कितनी। देखो शुरू से सीधा गुणा करें तो लास्ट की वैल्यू आएगी, लास्ट वाले से उल्टा गुणा करेंगे तो शुरू की वैल्यू आएगी। तो अगर आपने 2700 का गुणा उसको उल्टा किया है, 100/90, 100/80 और 100/50 और 100/60, तो ये गुणा जो आपने किया वो आया 12,500। लेकिन ये किसकी वैल्यू आई? रेणु की आई। हमें किसकी चाहिए? हमें चाहिए किसकी वैल्यू?
अवनी की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए? अवनी की। तो अवनी की वैल्यू के लिए अब पैसे बांटते जाओ। 10% दे दिए तो इसके पास 90 रह गई, 20 दे दिए तो कितने रह गए? 80, ये अवनी के पास रह गए। 50 दे दिए तो कितने बच गए? 50, ये यहां तक अवनी के पास रह गई। अगर मैं लास्ट वाले का 60 निकाल दूं, 40 दे दिया, 60 निकाल दिए तो अवनी के पास रह गए, सॉरी रेणु के पास रह गए। अवनी की वैल्यू चाहिए, तो ये जो पैसे रेणु के पास बच गए इसका 40% अवनी को दिया गया, तो लास्ट इनका कितना परसेंट निकालना है? 40% निकालना है। तो आंसर जो आएगा कितना आएगा? 1800। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं हम। वहां पर जो वापस निकाल रहे थे उसमें भी एक बार रोक के कर सकते थे इसको। ठीक है, ए तथा बी के पास 9:5 के अनुपात में राशि है। यदि ए बी को 10 रुपए देता है तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो आरंभ में उनके पास क्रम से कितनी राशि है? देखो ऐसे जो क्वेश्चन ना छोटे मोटे, ये तो ऑप्शनों से ही हो जाएंगे सीधे ही। 10 रुपए देते ही ऑप्शन खत्म। ए और बी का टोटल अनुपात कितना है? 9:14। टोटल अनुपात कितने का है? 14 का। तो हमारा आंसर पहली बात तो वही होगा जो टोटल 14 से कट जाए। पहला 9 से कट जाए और दूसरा 5 से कट जाए। 9 पंजे 45 और दूसरा 5 से, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर हम करें तो 9:5 के रूप में बांटी गई, यानी कि 45 और 25 70 हो गया। 70 14 की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 5। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो वो पहले का तो 45 रुपए है, दूसरे के पास कितने हैं? 25। वो कहता है ए बी को 10 रुपए दे देता है, ये 10 और दे दे इसको, ये हो गया 35, ये भी 35। तो बताओ अनुपात सेम हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे क्वेश्चन जो है वो तो सीधा अनुपात से ही हो जाएंगे। मैंने आपसे कहा जो अनुपात है उसकी वैल्यू वही होगी जो उस अनुपात से कटेगी। पहले का अनुपात 9 है तो पहले की वैल्यू 9 से कटनी चाहिए, एक ही ऑप्शन है जो 9 से कटता है। दूसरे की वैल्यू 5 है तो 5 से कटनी चाहिए, कितना हो गई? 25 हो गई दूसरे की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, डायरेक्ट अनुपात से कर सकते हैं इसको। 46 48 की धनराशि 3 भागों में इस प्रकार बांटी जाती है कि पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग के 5 गुना और तीसरे भाग के 7 गुणे के बराबर है। तो ये सीधे ये देखो गुणा वगैरह जो होता नहीं, एक्चुअल में अनुपात होता है। जैसे 46 48 के 3 भाग हैं, ए बी सी। क्वेश्चन कहते हैं पहले भाग का 4 गुना तो 4A, दूसरे भाग का 5 गुना तो 5B, तीसरे भाग का 7 गुना तो 7C। अब इनका अनुपात देखो A B C, तो ये अनुपात निकालना भी हम सीख चुके हैं। A का अनुपात लिख रहे हो तो A को छोड़ दो, इनका गुणा कर दो, 5 7 35। B का अनुपात लिख रहे हो तो B को छोड़ दो, ये हो गया 4 7 28। और C का अनुपात देख रहे हैं तो C को छोड़ दो, 4 5 20। ये तीनों का अनुपात आ गया। अब हमसे पूछा है दूसरे और तीसरे भाग का अंतर, तो दूसरा और तीसरा कितने का अंतर है? 8। 8 की वैल्यू पूछी है, और ये जो है ये टोटल की वैल्यू है। 46 48 किसकी वैल्यू? टोटल कितना हो गया? 20 और 20 40 और 30 70, 70 और 13 कितना हो गया? 83 गुणा। हमसे जो वैल्यू पूछी गई है वो इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 8 की वैल्यू पूछी गई है। कितने की वैल्यू पूछी गई है? 8 की। तो 8 से मेरे हिसाब से एक ही ऑप्शन कटता है, बाकी देख लेना। अच्छा 2 कट रहे हैं क्या? ठीक है, फिर इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। अब हमें इसको 83 से काटना है, तो 83 से काटे तो 8 पंजे 40 और 8 2 64। इकाई अंक से देखते हैं, देखो इकाई अंक सबका अलग अलग है। ठीक है, अगर हम इसको काटें तो ये 3 से 8 बन जाना चाहिए, तो कितनी बार कटे? मतलब इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। अगर हमें इसको मुझे नहीं पता कितनी बार कटेगा, इतना जरूर है अगर ये 83 से कटेगा तो लास्ट में क्या आएगा? 6 आएगा, क्योंकि 3 6 18। तो अगर लास्ट में 6 आएगा, फिर ये 8 से गुणा होगा तो 8 6 48, फिर लास्ट में क्या आएगा? 8 आएगा। तो एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, और वही अपना आंसर है। बाकी आप 83 का भाग दे देना इसमें जितनी बार जाएगा, कि वो 106 बार गया या 116 बार गया या 96 बार गया, जितनी बार भी जाए तो वो उसका गुणा 8 से करोगे। इतना पता है जैसे 96 106 आएगा, ऐसे 96 106 66 लास्ट में 6 आएगा। जब 8 से गुणा करोगे तो 8 से 48, फिर लास्ट में 8 आएगा। अब ये कुछ भी आए तो लास्ट में तो 8 ही आएगा। तो अपना आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 448 आएगा। बाकी आप इसमें भाग देके फिर 8 से गुणा कर। 15,000 पी क्यू आर में विभाजित किया जाता है। पी का हिस्सा क्यू का हिस्से, पी और क्यू का अनुपात है, ये क्यू और आर का अनुपात है। तीनों को मिलाकर के पी क्यू आर आ जाएगा। हमें तीनों का टोटल अनुपात निकालना है, पी क्यू आर। पी और क्यू का अनुपात कितना है? 2:1।
क्यू और आर का अनुपात कितना है 4:3। तो 1 और 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 एकम, तीनों अनुपात आ गया। क्यू को कितनी राशि मिलेगी, टोटल राशि कितनी है 15,000, ये तीनों का टोटल है। हमारा तीनों का टोटल कितना है 15 गुणा क्यू को कितनी राशि मिलेगी, क्यू का अनुपात कितना है 4, तो 15 से काटेंगे 1000, 1000 गुणा 4 करेंगे तो कितने हजार 4000। तो टोटल जो क्यू को राशि मिली वो कितनी मिली 4000। तो ये जो क्वेश्चन थे अनुपात वाले बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चनों को हमने देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन जो हमने आपको बताया उनको करके देखिएगा, हाँ आपका आंसर मेल खाता है या फिर आंसर मेल नहीं खाता। क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।